अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी गरीब लड़के से हो गई, फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, ये कहानी ज़ारा नाम की लड़की की है। ज़ारा कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गाँव के किसान से कर दी जो मेरी खाला का लड़का था, और मैं अपने ऊपर फूट फूट कर ना रोती तो क्या करती। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक नज़र डालकर हटा ली। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक तीखी नज़र डाली और कहा, और मैं बहुत बदनसीब हूं जो मुझे एक जाहिल गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझसे। मेरे अंदर तो पहले से जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से कर दी जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरे इस तरह से बात करने पर वो मुझे हैरत से देखे जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? मैंने सख्त तेवर में अपना लहजा किया और कहा, अगर बात चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम है। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह कहकर मैं रोने लगी और वो चुप हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और मेरी बात सुनकर वो ताज्जुब से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ज़ारा ये क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरानी होने वाली बात क्या है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूं वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। इतना सुनकर वो नमाखे लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया तो चेहरा पानी से गीला था, शायद रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने जानमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करके वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास से बाहर आई तो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेट कर सो गई। काफी दिन गुजर गए। ना ही मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे। वो सुबह को खेतों में चला जाता और शाम को थकार कर घर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगा था। मैं उसे बड़ी हराकत से देखकर मुंह फेर लेती और ये देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाए, और गुलाम मोहम्मद के साथ एक ही प्लेट में खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगती थी और मैं कम खाना खाती थी। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था, इसीलिए वह आधी रोटी खाकर उड़ जाता ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूं। वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक एक करके वापस लौटता है, और उसे पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज ही नहीं था। ज़ारा कहती है कि जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज खत्म करके गुलाम मोहम्मद से कहा कि मुझे अपना फोन दो, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे आ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई ख्याल ना था। वो खामोशी से चादर जमीन पर बिछाए लेट गया और मैं काफी देर तक अजहर से बातें करती रही। उसके बाद तो फिर मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। मैं रोजाना गुलाम मोहम्मद से फोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन का सिग्नल बार बार कट आउट हो रहा था। गुलाम मोहम्मद सो चुका था और मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। हमारे घर के सहन में कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बातें करने लगी, लेकिन एकदम से किसी ने मुझे फोन पर बात करते हुए देख लिया और मुझसे फोन छीन लिया। मैंने देखा कि मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था और वो कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है और शौहर के होते हुए यार पाल रखे है। धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे।
मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे और अच्छा ही है कि मैं वापस अपने घर लौट आऊंगी और फिर अजहर से मैं शादी कर लूंगी। मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी देर में वो सबको समझा चुका था और बात वहीं खत्म हो गई थी। ज़ारा कहती है कि मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा था। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था और तुम अपने भाई की बात पर एतवार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल भी सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहां से वापस चली जाती और फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी और फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार वो लाजवाब हुई थी। वो अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब वो अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को एकदम से झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा कि तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर को तलाक दे दो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीस लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हुई, लेकिन घर में उसके घरवाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। ज़ारा कहती है कि मैंने खाली सहन देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तो वो कहने लगा कि अंदर आओ बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद, जो कि अभी इतना दूर नहीं गया था, उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी और मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमे गुलाम मोहम्मद के पीछे जा छुपी। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया और बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था और कुछ ही देर में लोगों का हुजूम लग गया था और अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि वहां से पुलिस का गुजर हुआ। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे भेज देते थे और अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होंठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी और वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला। मैं अपने आप को उसके सामने छोटा समझने लगी थी। वो मुझसे पूछने लगा, ज़ारा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा कि मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था, बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन मैं बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। माँ ने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा, गुलाम मोहम्मद तुम्हें ये क्या हुआ है? तो उसने कहा कि बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। ज़ारा कहती है कि यह सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तक तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही।
वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा। मैंने कहा कि आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते हैं, रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हैं। तो मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा था और फिर उठकर नहीं गया और चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल करने लगी थी कि अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ़ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती कि वो मुझे खुद से माफ़ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में गलती कर दी है। खीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ़ कर ही रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था, कुछ नहीं बोल रहा था। ना ही उसने मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर ज़मीन पर सोने लगा। मैंने कहा कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि अब वो ज़रूर मेरी कोताही को माफ़ कर देंगे और मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ज़ारा बताती है, मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हो? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं मन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। शादी से बाद से मेरे लिए जो चुप्पी का ताला गुलाम मोहम्मद ने अपने होंठों पर लगाया, तो वो मेरी मन्नत समाजत और रोने धोने पर भी ना खुल सका। और ज़ारा आगे बताती है कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी कि गुलाम मोहम्मद, मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने बिलखने लगी। वो कहने लगा कि तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफ़ी क्यों ना मांग ले, उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती है। या शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, पर दूसरा मर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को मोहम्मद के पांव पकड़कर माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठा लिया और कहने लगा, तुम कागज़ पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से वो कागज़ निकालकर मुझे पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज़ को देखा तो वो ज़मीन के कागजात थे, जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी ज़मीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नज़रों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया था। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम समझ गया था। शहर से गुलाम की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही जैसे उजड़ गई। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 6 महीने से ऐसा कौन सा अमल था जो इसे खाए जा रहा था और जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के जैसे दौरे पड़ने लगे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया और कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था कि गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था ना, फिर ये खत किसने लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा कि तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और उसके साथ ही आगे की पढ़ाई भी की थी और साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर जैसे दंग ही रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी भी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि सब बच्चे अनपढ़ ही होंगे। खाला कहने लगी कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें बचपन से ही चाहता था और कहता था कि अम्मा, ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसी वजह से मुझे भी आगे पढ़ना है, क्योंकि कल अगर वो मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने कहीं उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है।
मुझ पर ये बातें किसी हथौड़े की तरह सी लग रही थी। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो पढ़ा लिखा भी है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और ज़रूरी भी है। और फिर इन सब बातों को सबके सामने जताया जाए, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। मैंने जब से होश संभाला है तब से अपनी माँ को यही कहते हुए सुना है कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे तैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि ज़ारा पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये पसंद है तो मुझे भी वही चीज़ें खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सारी बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे और रोना तो दूर की बात है, हर हालात का डटकर मुकाबला किया था। लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो ऐसे में शौहर का एतबार मान सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था, या फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपनी आशिक से बातें करती, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। और कब यह गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे इसके बारे में पता ना चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आज़ाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। ज़ारा बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई और कहने लगी कि ज़ारा ऐसा क्या लिख दिया था इसमें। मैं क्या जवाब देती और क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है। मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से मोहब्बत क्यों की थी। काश के तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़ारा कहती है कि एक वफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभाकर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी ये लगता है कि गुलाम मोहम्मद के इंतकाल को बस चंद घंटे ही हुए हैं और अभी ये जैसे मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी भी कमी नहीं आ सकती। और मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है कि जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती है और अपने कम पढ़े लिखे शौहर को हराकत से देखती है, इसी वजह से खुदारा अपने शौहर की कद्र करें। और जितना मुखलिस वो आपसे हैं, कोई सड़क छाप आशिक आपसे नहीं हो सकता है। काश ये बात मैंने पहले ही समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता।